अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार इस देश की राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनकर उभरी है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। यहाँ एक शख्सियत हैं, बड़े ज़हीन आदमी और बड़े ही लोकतांत्रिक, नाम है नीतीश कुमार। वो कब क्या कर बैठे हैं शायद उनको भी नहीं पता होता, और परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेने में नीतीश कुमार का इस देश में कोई मुकाबला नहीं है। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव के बाद अगर कोई रणनीतिक राजनीतिक फैसले सुगमता से लागू करने में इस देश में सक्षम है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। मैं उनकी तारीफ के कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन उनकी राजनीतिक फितरत ऐसी है कि हर बार वो चौंका देते हैं। जब आपको लगता है कि वहाँ नहीं जाएंगे तब वो वहाँ ज़रूर जाते हैं, और जब आपको लगता है कि वहाँ ही रहेंगे तो दरअसल वहाँ नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं। 8 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, रिकॉर्ड है बिहार के लिए। बिहार और नीतीश कुमार की किस्मत एक दूसरे के साथ है। बीजेपी की सरकार वहाँ गिर गई है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, एनडीए की सरकार चली गई है, और विपक्ष यानी महागठबंधन जिसके खिलाफ नीतीश कुमार थे, उसकी सरकार आने जा रही है। और कमाल की बात देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार। फायदे में कौन है? नीतीश कुमार। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, इस देश की का लोकतंत्र कई मायनों में बड़ा अद्भुत है, बड़ा विराट है, और हमें बड़ी सीख देता है। और मैं हमेशा राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों से कहता हूँ, सीखो। यहाँ सीखने के लिए अपार संभावनाएं हैं, करने के लिए अपार अवसर हैं, और बहुत कुछ क्रांतिकारी करने के लिए उतनी उर्वरा जमीन है। आज बिहार में जो कुछ भी हुआ वो भारत के लोकतंत्र के लिए चमत्कार है। इतिहास लिखा जाएगा इन सब चीज़ों का। आप नैतिकता और अनैतिकता के चश्मे को उतार दीजिए। डेमोक्रेसी में, और ख़ासतौर पर इंडियन डेमोक्रेसी में, इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है चश्मे की। नैतिकता अनैतिकता आप घर पे रखिए। यहाँ सुलभ क्या है, हमें क्या सूट करता है, ये उस पर राजनीति चलती है। नीतीश कुमार को जब तक लग रहा था कि बीजेपी के साथ वो कंफर्टेबल हैं, वो लालू यादव के खिलाफ मोर्चा लिए हुए थे। लालू यादव के बहुत खास दोस्त हैं। बयान वो क्या देते हैं इस पर बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं। दरअसल दोनों बहुत तगड़े दोस्त हैं। चुनाव लड़े, लहर लालू यादव की थी, लेकिन माहौल ऐसा बना कि चुनाव हार गए और गठबंधन चुनाव जीत गया, लेकिन जीता भी बहुत थोड़े मार्जिन से। अब नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई और बीजेपी ने अपने तरीके दिखाने शुरू किए। उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उनको नाकों चने चबवा दिया। रोज़ पापड़ बेलने पड़ते थे, बड़ी बेइज्जती होती थी उनकी। तो अब उनके पास विकल्प क्या था? विकल्प इस बात का था कि वो बीजेपी का साथ छोड़ें, क्योंकि आशंका थी कि बीजेपी कुछ महाराष्ट्र जैसा, मध्य प्रदेश जैसा कांड उनके यहाँ न करा दे, क्योंकि विधायक हैं कम, और ऐसी आशंका भी थी। लिहाजा नीतीश कुमार ने पुराने दोस्त से संपर्क साधा, फिर दोस्त हुए, और अब साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। सोचिए उन लोगों का जो इन नेताओं के लिए मर कट जाते हैं, इनकी विचारधाराओं के लिए छाती पीटते हुए कहीं भी कूद जाते हैं। दरअसल ये अपनी सुविधा के लिए हाथ मिलाने में इनको जरा भी वक्त नहीं लगता है। ये आपके लिए और आंखें खोलने का वक्त है। हम जैसे पत्रकार तो इनका खेल जानते ही हैं, जानना आपको है, और जो समझ जाता है वो चैतन्य हो जाता है। तो जिंदा दिमाग सवाल पूछेगा। तो बिहार के जो जिंदा दिमाग के लोग हैं वो सवाल पूछेंगे नीतीश कुमार से भी, तेजस्वी यादव से भी, और बीजेपी से भी। लेकिन विचारधारा में फंसे हुए, सोए हुए दिमाग सवाल नहीं करते। सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिसके हाथ पे 15 साल से ज़्यादा बिहार की कमान है, उस आदमी ने बिहार की हालत क्यों कर दी? बिहार इस स्थिति में कैसे पहुंचा? क्या सिर्फ हुकूमत करना मकसद है? कूदा फांदी करके सरकार बना लेना मकसद है? डेमोक्रेसी के नाम पर अपनी हुकूमत जमाए रखने का मसला है? या फिर वाकई में बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड का हाल शिवसेना करने जा रही थी, इसलिए नीतीश कुमार भाग गए? कुछ बयान सुनिए, आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प है। हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग, तब सोच कर लीजिए भाई, उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी इधर, 5 पार्टी, और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए। हम लोग पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है, नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है।
और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इन्होंने शपथ खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। उसी भाजपा के साथ 2017 में ये चलेगा। तो कैसे कोई विश्वास रखेगा ऐसे मुख्यमंत्री पर, जो मुख्यमंत्री खुद अपने शब्दों पर नहीं टिकते। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बिहार में जो कुछ हो रहा है और जिस तारीख को हो रहा है, 9 तारीख, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ग्वालियर टैंक, बंबई में अब शुरुआत हो गई भाजपा भारत छोड़ो। तो आज की परिचर्चा बहनों भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक सिंह हैं, आरजेडी के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं। के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता, असीम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अरविंद यादव बिहार मामलों के एक्सपर्ट हैं, दुष्यंत जादौन भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, आशीष दीक्षित कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और नरेंद्र नाथ मिश्रा बहुत ही जाने माने पत्रकार, बिहार मामलों के एक्सपर्ट, वो भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, ये हर बार नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर लेते हैं? ये जब से हुआ है सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल कल से यही है कि हर बार ऐसा क्यों कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें बिहार में एक राजनीति के हिसाब से अगर सामाजिक समीकरण की बात करें, जैसे आप जानते हैं कि चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, किसी भी राज्य का चुनाव हो, तो वहाँ पे जातीय और सामाजिक समीकरण सबसे अहम मोर्चा होता है। वहाँ पे आरजेडी और बीजेपी दोनों की अपनी सीमाएं हैं। दोनों ने अभी अगर 2004 से देखें तो दोनों की अपनी अपनी सीमा है। उस सीमा से न कम वोट मिलेगा, न उस सीमा से अधिक वोट मिलेगा। तो नीतीश एक जो बफर होता है, या जो आप कहते हैं, जो क्रिकेट में जो धोनी की भूमिका होती है, जो फिनिशिंग टच का जो मामला होता है, अभी एक इस्टेब्लिश ये फैक्ट रहा है कि नीतीश वह पारी आके खेलते हैं। आपको देखने में बहुत ही छोटा पारी लगेगा कि नहीं, वो 30 रन बनाया, किसी ने तो 100 रन बनाया, किसी ने 150 रन बनाया, लेकिन अंतिम जो विनिंग जो स्कोर होता है वो नीतीश पहुंचाते हैं हर बार। आपने देखा होगा 15 में जब आरजेडी के साथ आए तो क्या हो गया, फिर 19 में जब बीजेपी साथ लड़ी तब क्या हो गया जी। कह सकते हैं कि इस पर मैं ये नहीं समझ पाया कि बिहार के लोग तो पॉलिटिकली बहुत अवेयर और जिंदा दिमाग के लोग हैं, कैसे इस तरह के यू टर्न को और ऐसे उलटबाजियों को पचा पाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन 17 में भी 20 में भी सब कुछ इनके खिलाफ हुई थी। आज नीतीश उनके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत नैतिकता तो राजनीति में होनी ही चाहिए। देखिए, जहाँ तक नैतिकता की बात करें तो आप अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक दो चीज़ आप देखेंगे जो बिहार में आपने कम सुना होगा। बिहार में कभी भी पार्टियों में बहुत ज़्यादा टूट की आप नहीं देखते होंगे। अगर कोई सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, किसी भी दल के लिए, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, रिसोर्ट पॉलिटिक्स आप नहीं देखते होंगे कि वहाँ के एमएलए भाग रहे हैं। तो जो भी होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप पीठ पीछे या पर्दे के पीछे होता है। नीतीश ने जो भी किया वो एक गठबंधन, ठीक है, हम आज आपके तोड़ रहे हैं और कल से हम आपके पीछे हैं, और फिर चुनाव में जो जा रहे हैं तो फिर उस लोग बुरा नहीं मानते हैं अपने नेता बिहार के लोग या बिहार के वोटर इसको गलत नहीं मानते, बुरा नहीं मानते। गलत, चूंकि जैसे हमने कहा कि हर पार्टी की अपनी अपनी कोर और बेस वोट है। जो आरजेडी के साथ अगर माई समीकरण है, मुस्लिम यादव उनके साथ हैं तो उनके साथ हैं। जो जेडीयू नीतीश के साथ जो उनके ओबीसी और कुर्मी वोटर जो रहे हैं 10-15%, 20% तक जो अधिकतम रहा है वो उनके साथ हैं। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो वोटर है। अभी तक का ट्रेंड ये रहा है कि कोई नेता जिस गठबंधन के साथ रहा है
उसके साथ उसका अपना कोर वोट जी। इस साथ रहा है। और नीतीश के बारे में जो आपने सबसे पहला सवाल था, ये नीतीश का अभी तक स्टैब्लिश फैक्ट है कि वो जिस गठबंधन में जाते हैं इनका कोर वोट उसमें शिफ्ट होता है। नीतीश का वोटर सामने वाले उनके साथ गठबंधन होता है उसको जरूर देता है वोट, भले नीतीश को मिले ना मिले। ऑलराइट, अशोक सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के उत्तर प्रदेश के यूनिट के अध्यक्ष हैं। अशोक जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिस व्यक्ति के खिलाफ या जिस पार्टी के खिलाफ आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, पूरा कैंपेन किया, जिनके शासन को आप कुशासन बताते थे, आज उनके साथ मिलकर आप सरकार बनाने जा रहे हैं और आपकी पार्टी ने उनको अपना नेता मान लिया है, ऐसा कैसे कर दिया आपने? देखिए ब्रजेश जी, जनमत हुआ था, जनमत में राष्ट्रीय जनता दल को सर्वाधिक सीटें मिली थी। उसके बाद क्योंकि ग्लैमर हुआ था देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के सम्मान के लिए बिहार में स्पेशल पैकेज देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, बिहार में एक नई क्रांति आएगी, खुशहाली, इस तमाम भ्रम का मायाजाल किया था। उस मायाजाल को नीतीश जी ने एक्सेप्ट किया था और इस 1-1.5 साल के अंदर उन्होंने देखा कि न रोजगार है, न पैकेज है, न कोई है, तो उनका भ्रम टूटा। और बिहारियों में एक बात मैं बताऊं, वो भी समाजवादी विचारधारा के लोगों में, वो आपस में कितना भी लड़े, कुछ भी बोले, लेकिन ये मान के चलिए जब चुनाव के दौरान आपका पूरा कैंपेन फेक कैंपेन था। मैं था वहीं, फेक कैंपेन था, इसका मतलब आप बेवजह नीतीश को गाली दे रहे थे, आज उनके साथ सरकार नहीं, हम वही तो बता रहे हैं। समाजवादी विचारधारा के लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग एक दूसरे को देंगे गाली, लेकिन जहां क्षेत्र का, परिवार का, जिले का, प्रदेश का, देश के हित की बात आएगी, वहां सारे एकजुट होकर देश हित की बात करेंगे, प्रदेश हित की बात तो करेंगे। क्या आपके पास 45 सीट एमएलए वाले नेता को आप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हो? आपके पास तो 75 है, उनको क्यों नहीं बना ले? 79 है, उनको क्यों नहीं बना ले? नहीं, हमारे पास तो 80 हैं। तो क्यों नहीं बना ले? 80 हमारे पास है। तो आपका आदमी क्यों नहीं होगा? लेकिन नीतीश जी एक परिपक्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 17 आपके नेता इमेच्योर हैं? 17 साल से हैं और सभी लोग, उनको एक नॉलेज है। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है, इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। ये अभी बिहार नहीं, जो हालात हो रहे थे अच्छा, मैं इसको क्यों ना मौका परस्ती, अवसरवादिता, मौका परस्ती नहीं, ये जिस और ये तरह लोकतंत्र की बेइज्जती न मानूं? नहीं, लोकतंत्र की बेइज्जती अगर आप माने तो मध्य प्रदेश, मतलब जिनके खिलाफ चुनाव लड़े आज उनके साथ खड़े हो आप। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, आसाम, कहां नहीं हुआ? अभी अभी बम्बई, झारखंड की अच्छा, रुको जरा, त्रिपाठी जी आ गए हैं, जनता दल यूनाइटेड वाले प्रवक्ता है। त्रिपाठी जी, ऐसा कैसे कर लेते हो भाई आप? मतलब कैसे आपका दिल मानता है? मैं अभी तक तब से यही सोच रहा हूं 12 बजे से, कैसे ऐसा कर लेते हो और कैसे पच जाता है आपको? देखिए, अब मैं आपको मतलब इसको अगर मतलब हिंदी पट्टी की भाषा में कहें, ये तो ढिठाई है। इसको बताना चाहता हूं कि भाजपा ने जो गठबंधन का धर्म था वो नहीं निभाया। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जितने पुराने एलाइज थे, धीरे धीरे सभी ने इनका साथ छोड़ दिया। चाहे वो आप महाराष्ट्र का एपिसोड देख ले, चाहे आपका ये पंजाब का देख ले, तो जो अकाली दल, जो शिवसेना, इनके परमानेंट एलाइज थे और एक लंबे दौर से चल रहे थे, इनको भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, जिससे गठबंधन में दरार आ गई। मैं थोड़ा सा पिछले आपको ले चलना चाहता हूं। मुझे पीछे न ले चलो, मैं अभी की कुछ बात बता दो पहले। त्रिपाठी जी, अरे सुनो तो सही, टूटा क्यों गठबंधन ये बता दो, फिर प्रस्तावना बाद में बताना। टूटा क्यों गठबंधन ये बता दो, जबकि आपके 45 एमएलए आपके नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। असली बात बताओ, टूटा क्यों गठबंधन? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ, उसमें जो प्लांट किया गया चिराग पासवान को, उस चिराग पासवान की वजह से हमारे जितने भी प्रत्याशी खड़े थे उन्हीं के खिलाफ कैंडिडेट दिया, जिससे हमारी संख्या जहां 100 के आसपास आती थी, वो संख्या हमारी 43 रहेगी। हमें जो घाव दिया बीजेपी ने, वो घाव पे हमारे मरहम नहीं लगाने का काम किया, हमारे घाव को हरा किया। दूसरा एपिसोड हुआ कि जो प्रधानमंत्री वहां कह के आए थे विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, वहां के विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए था।
तमाम योजनाओं को, जो हमारी जातीय जनगणना का मुद्दा था, तो इन सारे मुद्दों पे जो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, उसका कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने संज्ञान लेकर के और केंद्रीय नेतृत्व के साथ, क्या जनता दल यूनाइटेड को बिहार में तोड़ने की कोई कोशिश हो रही थी, कोई साजिश हो रही थी? आपके नेताओं के ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं। बिल्कुल 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 ब्रजेश जी, दूसरी साजिश आरसीपी सिंह को लेके, चूंकि आरसीपी सिंह हमारे दल के थे, उनको हमने 2 बार पार्लियामेंट भेजा और उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसके बावजूद भी जब वो वहां पहुंच जाते हैं, केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, इस्पात मंत्री, तो भाजपा का गुणगान करने लेते हैं, उनकी गोदी में जाके बैठ जाते हैं और तमाम मुद्दों पे उन्होंने विरोध किया। जैसे जाति जनगणना था तो उन्होंने भाषा बदल दी। जिन लालू यादव को ऐसे मुद्दे हैं, तो जिन लालू यादव और तेजस्वी को आप लोग कहीं न कहीं पानी भाजपा ने पी इनको के गरियाते थे, भेजा और त्रिपाठी दूसरा जी, एपिसोड हमारे सवाल साथ ले लो। चलाने का तैयारी थी। सवाल ले लो। हाँ। जिन लालू यादव और तेजस्वी को आप पानी पी के गाली देते थे, पूरा चुनाव कैंपेन उनके खिलाफ किए थे, उनके खिलाफ विधानसभा से लेकर सड़क तक लड़े थे, उनके साथ जाके और उनकी कृपा से मुख्यमंत्री बन रहे हो, उधार के मुख्यमंत्री बन रहे हो। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय राजनीति में न कोई परमानेंट मित्र होता है, हाँ, न कोई परमानेंट शत्रु होता है, परिस्थिति जन्य होता है। मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप सच्चाई स्वीकार रहे हैं कि नैतिकता नाम की कोई चीज होती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई स्वीकार। ब्रजेश जी, उसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। जो स्थिति है, जो देश की स्थिति है, उसको आपसे बेहतर कौन समझता है? ऑल राइट। अब इस गठबंधन के तीसरे सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं कांग्रेस, और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आशीष दीक्षित। ये तीसरा लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है, ये जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने जा रहा है बिहार में उसके। आशीष जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी के दोस्त को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनवाने जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, बीजेपी का कोई दोस्त नहीं है और ये चक्रव्यूह से निकले हैं इस बार नीतीश कुमार। इस समय भारत की राजनीति जो है, बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं और बहुत से लोग निकल रहे हैं। ये एक बदलाव की बयार चलने वाली है 2024 के लिए, एक पूरी तरीके से बयार चलने वाली है। और ये नीतीश कुमार जी जिस चक्रव्यूह में फंस गए थे, उस चक्रव्यूह से निकल के आए और ये आने वाले समय में भारत की राजनीति की दशा एवं दिशा तय करने का काम करेगा। एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, इस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, तो ये एक नई शुरुआत है और उसमें देखिए संगठित होंगे और 2024 में जो लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है उसको पुनर्स्थापित करने का कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि बीजेपी के सबसे खास अलाई जनता दल यूनाइटेड के साथ जाना? तो क्यों ना माना जाए कि आपको बीजेपी वाले बहुत पसंद हैं? नहीं, बीजेपी वाले तो पसंद नहीं है, बीजेपी वाले कोई नहीं पसंद है, मगर इस समय जो परिस्थिति है देश की, हम लोग कांग्रेस बड़ा दिल दिखा के सभी को गले लगाकर इस तानाशाही सरकार को माकूल जवाब देना चाहती है और इनको जो है सत्ता से बाहर करना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में देख लीजिए, विगत दिनों देख लीजिए किस तरीके से नेताओं पे अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से ईडी का वो दिखा के। तो बिहार के लोगों को जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है आशीष जी, उनको आप कैसे कन्विंस करिएगा कि आप जिनके खिलाफ खड़े हुए थे, जिनके खिलाफ पूरा कैंपेन किए थे, जिनके खिलाफ जीत कराए, आपने उन्हीं को राजा मान लिया? तो लड़ाई किस बात की थी? देखिए, हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ में था, तेजस्वी यादव जी के साथ में था, आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब देखिए, जो गठबंधन का फैसला है वही इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और हम लोग देखिए भविष्य की राजनीति के जो बदलाव हो रहा है उसमें जो है पूरी तरीके से चाहते हैं कि पूरी तरीके से सभी तो राजनीतिक या सामाजिक नैतिकता को डिलीट कर दिया जाए? नहीं, उनके साथ हमारा देखिए गठबंधन रहा है। नीतीश कुमार जी फिर बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गए थे और उन्होंने वहां जाके देख लिया कि उनके संग किस तरीके के षड्यंत्र किए गए। थैंक यू। एमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये भी स्टेक होल्डर हैं बिहार की राजनीति के। हालांकि इनके कई विधायक तेजस्वी यादव को ज्वाइन कर चुके हैं, आरजेडी में जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ बचे हुए हैं। तो ये भी एक बड़े स्टेक होल्डर हैं वहाँ पे। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? और जो कुछ भी बिहार में हुआ ये तो बड़ा हतप्रभ कर देने वाला होता है। और मैं एक चीज़ मैंने देखी है कि जब होता है ओवरनाइट होता है। नहीं सर, हतप्रभ करने वाला नहीं,
ये पहले से लोग तैयार थे। बीजेपी अपनी बिसात बिछा रही थी, नीतीश जी अपनी बिसात बिछा रहे थे जी, और तेजस्वी अपनी बिसात बिछा रहे थे। देखिए, बीजेपी लार्जेस्ट दल थी, तेजस्वी जी उनसे कम थे, 2 सीटें उनके पास कम थी। हमारे विधायक गए, हमें दुख है, बहुत दुख है कि तेजस्वी जी ने गलत तरीका अपनाया, लेकिन हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटाई जाए, सत्ता से बेदखल की जाए, तो मुबारकबाद नीतीश जी को कि उन्होंने एक सही फैसला उठाया, कदम उठाया। तेजस्वी जी को मुबारकबाद। और बीजेपी कैंप के आदमी को आप मुबारकबाद नहीं, जो बीजेपी छोड़कर आ गया और सही वक्त दामन हो गया, सही वक्त पे उसकी आंख खुल गई और बीजेपी को ही उसने पटक दिया। आपको पता है क्यों आंख खुली है उनकी? देखिए, वो एक पॉलिटिकल आदमी है, उनको ना तो तेजस्वी यादव से हमदर्दी है, ना किसी और से हमदर्दी है, उनको हमदर्दी है अपने आप से। मैं एक बात बताऊं, खुद पसंद आदमी है, उनसे सीखना चाहिए पॉलिटिक्स। एक चीज और बोलना चाह रहा था, एक्सट्रीम लेफ्ट का आदमी एक्सट्रीम राइट में जाता है, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में लौट के आता है और एक दाग नहीं बंदे पे। एक चीज बोलना, नरेंद्र जी बता रहे थे कि स्वीकार्यता गजब की है। नहीं, एक चीज और बताना चाह रहा था मैं कि जनता को बचाने के लिए जिस वक्त जो कदम उठाना जरूरी होते हैं वो उठाया उन्होंने, जनता को बचाने के लिए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि बीमारी में अगर हम बीमार हो गए हैं और हमें कोई भी दवा दे रहा है तो ठीक है, देने दीजिए दवा, फ़ायदा होना चाहिए। तो आपका सपोर्ट है? नहीं, उनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे बिना भी सरकार बना रहे हैं, वो बना चुके हैं, बन जाएगी। लेकिन क्योंकि बीजेपी तो आप लोग पेशकदमी नहीं कीजिएगा? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन आपका मुबारकबाद है? बिल्कुल है। ऑलराइट, दुष्यंत जादौन मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। दुष्यंत जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। ये तो आपके साथ बिहार में कांड हो गया, हर जगह आप गिराते थे, वहाँ आपको गिरा दिया इन लोगों ने। मतलब बिहार कुछ मामलों में अद्भुत है। नहीं, 2020 में जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी का और जेडीयू का जो एक गठबंधन था उसको मैंडेट दिया 2020 में बिहार की जनता ने, क्योंकि बिहार की जनता विकास और शांति चाहती है। उसी के बेस पे हमें वहाँ पे बहुमत मिला। क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी थे गठबंधन में, फिर भी हमने अपना गठबंधन धर्म निभाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज उनके जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हमने गठबंधन धर्म निभाया, जबकि हम गठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें लेके आए, फिर भी हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन नीतीश जी के निजी स्वार्थों के कारण उन्होंने पार्टी को, गठबंधन को तोड़ा। ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो ऐसे कई बार कर चुके हैं कि अपने निजी स्वार्थों के लिए वो गठबंधन को तोड़ चुके हैं। देखिए, आप इस वक्त मेरे साथ मुखातिब हैं और नीचे एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। कल दोपहर में 2 बजे नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, ऐलान हो गया है। आपके बोलते बोलते ऐलान हो गया। नहीं, ठीक है, वो 2024 में खुद को प्रधानमंत्री की रेस में लाना चाहते हैं, इसलिए वो गठबंधन किए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस चैनल के माध्यम से, आप देख लीजिए, अगर वो 2024 में प्रधानमंत्री की दौड़ में ना आए तो वो फिर गठबंधन तोड़कर इधर उधर भाई साहब, ये आश्चर्य की बात होगी कि 45 विधायक वाला नेता प्रधानमंत्री की रेस में आएगा, ये आश्चर्य वाली बात है। नहीं, उनकी एक छवि प्रस्तुत की जा रही है कि सुशासन बाबू के नाम से। और 2024 में जिस तरह से ये सारे गठबंधन ये जो लोग कर रहे हैं, वो एक छवि बना के देश में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उन्हें सुशासन बाबू के नाम से प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि इनके पास नरेंद्र मोदी जी के तो उनका सुशासन था कि नहीं, आप बताओ, आप क्लियर करो। प्रयोग करते रहते हैं। सुशासन था कि नहीं था? नहीं, जब तक भारतीय जनता, देखो, सहयोगी जब अच्छे होते हैं तो सुशासन चलता है। यही 2015 से पहले देखिए ना, जब लालू प्रसाद यादव आरजेडी जी साथ थे तो इन्होंने तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा कि मैं भ्रष्टाचार के जवाब मांगता हूं, तेजस्वी जवाब नहीं देते, इसलिए इन्होंने गठबंधन तोड़ा। तो ये तो विचारधारा की बात है। जैसे इन्होंने कहा कि राजनीति में कोई दोस्त परमानेंट नहीं होता, दुश्मन नहीं होता, लेकिन विचारधारा परमानेंट होती है। वो चाहे मेरी विचारधारा हो, मेरी पार्टी की विचारधारा हो, या नीतीश जी की पार्टी की विचारधारा हो, या आरजेडी की विचारधारा हो। चूंकि अब आरजेडी की विचारधारा उग्र है, वो लड़ाई दंगे, आप
से काम चलाती है तो उनकी विचारधारा अलग है। बहुत शुक्रिया आपका, अब वो जो बहुत बहुत भ्रष्टाचार धन्यवाद। होंगे, अरविंद लेकिन यादव हमारी मेरे साथ पार्टी मौजूद जब हैं, हमारे साथ बिहार मामलों के अच्छे जानकार हैं। अरविंद जी बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में ये अचानक परिवर्तन हुआ और कल 8वीं बार शपथ होने जा रही नीतीश की। बिहार में ये क्यों हुआ, पहली बार, दूसरा इससे बिहार की राजनीति कितना बदलेगी और आने वाले वक्त में किस तरह के समीकरण वहाँ उत्पन्न होंगे। देखिए ब्रजेश जी, एक चीज़ सच है कि जब चुनाव हुआ था उस समय भी मैंने कहा था, आपने सवाल किया था कि ये कितने दिन गठबंधन रहेगा, तभी भी मैंने कहा था कि साल भर मैक्सिमम 1.5 साल। कारण ये था, अब आज जो आपने सवाल किया है, देखिए बहुत सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि वो चुनाव के समय ही घुट घुट के उसके बाद मुख्यमंत्री जी जीने लगे थे। हुआ क्या, आरसीपी सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए उसके कुछ ही दिन बाद हिमाचल के विधायक जेडीयू के तोड़ के बीजेपी में शामिल करा लिए जाते हैं। अभी इधर जो नई घटना हुई बिहार में कि तमाम पूर्व जिला अध्यक्ष, तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता जेडीयू के जो थे उनको बीजेपी तोड़ तोड़ के अपने में ज्वाइन कराने लगी थी। और ये भी सच है कि 2015 का आप चुनाव देखिए कि 101 सीट पे जेडीयू लड़ती है, 101 पे आरजेडी लड़ती है और 41 सीट पे कांग्रेस लड़ती है। तीनों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। लेकिन 2020 में 115 पे जेडीयू लड़ती है और कहाँ आ जाती है, 43 पे। 110 पे बीजेपी लड़ती है, कहाँ पहुँच जाती है, 72 पे। तो ये सबने देखा है कि किसने किसके पीठ में छुरा घोंपा। उस समय भी मैंने कहा था, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े तत्परता के साथ नीतीश जी के लिए लगे थे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी को बाद में इनाम भी मिल गया। 14 मार्च को उन्होंने पार्टी विलय किया, एमएलसी बनाए गए, फिर संसदीय पार्टी का जो संसदीय अध्यक्ष होता है उसके अध्यक्ष बनाए गए। तो तमाम चीज़ें रही बिहार में। लेकिन जिस तरीके से संगठन और सरकार नीतीश कुमार जी के हाथों से दोनों चीज़ें जा रही थी, सरकार तो चली ही जाती, संगठन भी जा रहा था पूरा का पूरा। अगर ये निर्णय न लेते नीतीश बाबू तो मुझे लग रहा है कि क्या बीजेपी तोड़फोड़ करना चाहती थी? बीजेपी कर चुकी थी। बचा क्या था नीतीश जी के पास? अब बचा था वही थोड़े बहुत तो जो बचे कैसे, ये सर्वाइव कैसे किए, पता कैसे चला, क्या देखिए जब इनके माननीय विधायकों को ऑफर मिलने लगा उसी में किसी ने अवगत करा दिया होगा। लेकिन ये सच्चाई है कि 3 से 4 महीने अगर इस सरकार में रहते, खत्म हो जाती बीजेपी के साथ, तो इनके हाथ से दल भी चला जाता और पूरी की पूरी सत्ता भी चली जाती। अब ये बताइए कि बिहार के लोग इसको स्वीकार करेंगे, इस तरह का अलायंस? नहीं, देखिए अभी जो नरेंद्र जी ने बताया है ये सच्चाई है। बिहार के लोग ही नहीं, जो वहाँ लोग हैं, नीतीश कुमार जी के भाजपा की कोई आइडियोलॉजी नहीं रही है। वो तो लोहिया जी और जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। और ये भी सच है कि आज के समय में चाहे तेजस्वी जी हों या आदरणीय नीतीश जी हों, दोनों लोग परिपक्व हैं। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश जैसा। आप देखिए कि 20 में चुनाव होता है, CPI-ML, CPI, CPIM और कांग्रेस के साथ आरजेडी चुनाव लड़ती है। एक भी माननीय विधायक कोई टूट के किसी दल में नहीं जाता है। ये तेजस्वी की परिपक्वता है कि कोई विधायक, कोई घटक दल आज तक टूट के नहीं गया। इवन कि ओवैसी साहब के पार्टी से 4 माननीय सदस्य को और ज्वाइन करा लिया अपने यहाँ। तो ये कहीं ना कहीं समझदारी और राजनीतिक सूझबूझ होती है कि आने वाला वक्त कैसा होगा? आने वाला वक्त मुझे लग रहा है कि आप देखते जाइए। क्या नीतीश के डिप्टी बनेंगे? नहीं, डिप्टी बने या ना बने तो अब कल तय हो जाएगी चीजें। लेकिन ये सच है कि 8-10 महीने बाद फिर बिहार की राजनीतिक करवट लेगा। हो सकता है कि 8-10 महीने बाद कोई बिहार को नया चेहरा मिल जाए, ये भी उम्मीद की जा रही है। तो घटनाएं तो दल और सरकार, तो हम अभी इसको अस्थायी न माने जो कुछ होने जा रहा है? नहीं, अस्थायी है, अब अस्थायी है और परमानेंट अस्थायी रहेगा। हाँ, ये अलग है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति के लिए सक्रिय हो जाएंगे। हो सकता है बिहार को त्याग कर दें, आरजेडी के माथे त्याग कर दें, तो ये बड़ी बात होगी आने वाले वक्त में। शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सर्वशक्तिमान है, सर्वाधिक ताकतवर उरूज पे है इस वक्त। और उस वक्त बिहार सूबे में कोई बीजेपी को पटक देता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। जो बीजेपी पूरे देश में सबके साथ कर रही है, उसके साथ बिहार में ऐसी घटना कैसे हो गई? एकाएक सरकार से बेदखल, 12 बजे तक मंत्री थे बर्खास्त। एक बार महाराष्ट्र में आधी रात में बीजेपी ने सरकार बना ली थी, लोग सो रहे थे, सवेरे दूसरी सरकार बन गई। और आज यहाँ पर बिहार में एक नारा आया कि
सीएम वही सरकार नई। तो ये भी एक बदलाव आज देखने को देश की राजनीति में मिला। आप इसको इस तौर पर भी देख सकते हैं कि बंगाल से एक नारा चला था कि खेला होबो, और वो अब एक स्टेट पार करके बिहार पहुंच गया। खेला और खदेड़ा और तमाम सारी चुनावी बातें, जुमलेबाजियां हुई। आज बिहार में महाराष्ट्र जैसा क्या कोई प्रयोग बीजेपी कर रही थी, इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और तमाम तरह की आशंकाएं हैं। लेकिन अगर प्रयोग बीजेपी कर रही थी महाराष्ट्र जैसा, तो उसको यहाँ ज़रूरत क्या थी? क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी के पास डिप्टी सीएम का ही पद है और बिहार में भी 2 डिप्टी सीएम का पद था। तो वो सीएम जब महाराष्ट्र में नहीं अपना बनाई, तो बिहार में अगर नीतीश कुमार थे तो बहुत परिवर्तन करने की, इस रिस्क को लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे विपक्ष पूरे देश में अब मजबूत हुआ बीजेपी के खिलाफ। देखिए, एक बात साफ है कि हर जगह एक प्रयोग सफल नहीं हो सकता। नीतीश कुमार की पूरी पार्टी टूट जाती, सरकार चली जाती, ये सब चर्चा तो हम आप खूब कर रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान उस ओर नहीं है जो कांग्रेस के 19 विधायक थे, उनका क्या होता। बीजेपी उनको भी तोड़ ताड़ के अपने पास अगर ले आती, तब तो और बड़ी बुरी स्थिति हो जाती, बीजेपी बहुमत में सरकार बना लेती। कांग्रेस के 19 विधायक थे, उस पर नज़र थी बीजेपी की। वहाँ पर अलग ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन पर चर्चा उतनी नहीं हो रही है। अभी तो बीजेपी पहले देख रही थी कि नीतीश बाबू की पार्टी से कुछ चीज़ें तोड़ ली जाए, तब कांग्रेस का पत्ता खोला जाए, ये भी एक मामला था। लेकिन अब आज एक परिवर्तन, आज कल 2 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा, नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन समस्या, जिम्मेदारी और काम ये इन केंद्र की एजेंसियों का बढ़ जाएगा। अब वो दिल्ली से बिहार उनको काफ़ी आना जाना पड़ेगा, छापा छुपा मारने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अब सरकार में बीजेपी वहाँ नहीं रही, अब वहाँ पर विपक्ष के लोग सरकार में हैं। तो आपने देखा ही है कि नीतीश बाबू सबके हैं, ये नारा कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है, हमारे यहाँ मिलिट्री साइंस में पढ़ाया जाता है, जो सबका है वो किसी का नहीं है। तो आज नीतीश बाबू, जो सुशासन बाबू, जो शराबबंदी के लिए पूरे देश में एक चेहरा बने, ओबीसी लीडरशिप एक बहुत बड़ा चेहरा वो हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई सीधा आरोप नहीं है। तो ऐसे में अगर आप पूर्वोत्तर भारत में देखें, हिंदी पट्टी के इलाके में, तो वो अब एक बड़ा लीडरशिप बिहार से तीसरे मोर्चे को मिल सकती है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ये जो 3-4 राज्य हैं बड़े देश के, बीजेपी ने जो रिस्क लिया है, वो बिहार एक बड़ा राज्य है, वहाँ के समीकरण महाराष्ट्र की तरह नहीं है। बिहार एक क्रांतिकारियों की धरती रही है, एक लड़ाई लड़ने वाले तमाम जेपी जैसे आंदोलनकारियों की धरती रही है। तो बीजेपी के लिए बिहार का खोना एक बड़ा नुकसान राजनीतिक तौर पर माना जा सकता है, और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं। बीजेपी की राजनीति में बहुत सारी चीज़ें जरूरत नहीं होती, लेकिन वो करती है। एक बात और आप पीछे देखिए कि जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे, तब तक बीजेपी ने उनको खूब अपने साथ लिया और चुनाव जीते, सरकार मंत्री बने, सब होता रहा। और वो मरे तो लड़के के ऊपर आरोप लगा, संभाल नहीं पाया, तोड़ ताड़ के भाई के हाथ में चली गई, भाई को बीजेपी ने अपना लिया, सत्ता दे दी। लड़का जबकि ये कहता रहा, चिराग, कि हमारे लिए भगवान है मोदी जी और हम उन्हीं के नाम पे लड़ेंगे। अब ये एलजीपी भी टूट फाट के किनारे हो गई। तो ये जो बिहार की स्थिति बीजेपी ने बनाई, वो महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर वो प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी। उनकी साफ सुथरी सरकार चल रही थी और आसानी से वो चला ले जाते। लेकिन कहते हैं कि भाई जब दिन बुरे आ जाते हैं तब दिमाग या बुद्धि कहिए फिर जाती है, और चाह कर भी इंसान सही निर्णय नहीं कर पाता है। और
इसी में उसका नुकसान हो जाता है। तो ये उसी तरह का मामला है ब्रजेश जी। वैसे तेजस्वी यादव के लिए ये कहा जाएगा कि वो उम्र में छोटे जरूर हैं, लेकिन वो राजनीतिक समझ अच्छी रखते हैं। पूरे देश में यंग लीडर्स में उनको काफ़ी गंभीर माना जाता है और उनके पास राजनीतिक अनुभव और सरकार में काम करने का भी अनुभव आ चुका है। तो अपने पिता की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के पास एक खालीपन है, क्योंकि उनके पास बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है। अगर सुशील मोदी के बाद छोड़ दिया जाए तो बीजेपी जिसको आगे करके वोट बटोर सके, वहाँ मोदी और अमित शाह इन्हीं के नाम पर वोट मिल सकता था। बहरहाल आज परिवर्तन आया है, तो आज आरजेडी के भी दिन बहुरे हैं। का एक साहित्यकार ने लिखा है कि जो न देते थे जवाब अब उनके सलाम आने लगे, और वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे। और जो कभी कहते थे कि हमें कि मेरी जिंदगी हो तुम, आज वो हमें कहते हैं कि एक बेवफा हो तुम। और कभी जिसके लिए जिंदगी जीने की वजह थे हम, आज वो कहते हैं कि एक सजा हो तुम। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, कू ऐप पर हमने आज की परिचर्चा को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम देश में 2024 के चुनाव में क्या असर डालेगा। गोपेश कुमार लिखते हैं कि 2024 के लिए बिहार का घटनाक्रम निश्चित रूप से असर डालेगा, क्योंकि बिहार की 40 लोकसभा सीटें कम नहीं होती हैं। नरेंद्र पांडे लिखते हैं कि नीतीश की तरफ से अब तक का सबसे सराहनीय कार्य किया गया है, इससे बिहार में बीजेपी को सबक लेना चाहिए। नरेंद्र नाथ मिश्रा देश के जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार और बिहार मामलों के बड़े एक्सपर्ट हैं। नरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम बिहार के भीतर हुआ, इसका संदेश क्या गया और इससे अपोजिशन की राजनीति कितना प्रभावित होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, आप अगर इसमें आप एक इसको टोटका कहें या सियासी टोटका कहें कि 2012, 2017 और 2022 ये तीनों एक ऐसा मौका है जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है। और ये तीनों ऐसा समय था जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था 2012, 2017 में। 2012 में एनडीए के साथ थे, लेकिन उन्होंने वोट दिया यूपीए कैंडिडेट को और बाद में चेंज हुआ। 2017 में वो यूपीए के साथ थे, विपक्ष के साथ थे, वोट दिया एनडीए कैंडिडेट को, बाद में एनडीए गए। इस बार वो थे एनडीए के साथ और वोट जरूर दिया एनडीए का साथ, लेकिन जब भोज प्रधानमंत्री ने जब भोज का आयोजन किया उसकी जीत के बाद और विदाई के लिए, उसमें वो नहीं गए। तो कहीं ना कहीं ये एक हैट्रिक मारी और इस संकेत दिया। मुझे एक बात बताइए कि इसका विपक्ष आरजेडी लालू यादव की पार्टी या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मना भी कर सकते थे, तो नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता नहीं बचता, बजाय इस बात के कि पार्लियामेंट वो असेंबली भंग करते और फ्रेश मैंडेट में जाते। लालू यादव और तेजस्वी ने नीतीश को हाँ क्यों कहा होगा, आपको क्या लगता है कारण? देखिए, अगर आप 2017 के बाद देखें तो नीतीश के जो तेजस्वी बीजेपी से अधिक हमलावर नीतीश के लिए हुआ करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब लालू यादव, आपको याद होगा कि नीतीश और तेजस्वी में जो करवाहट बढ़ी थी, सियासी करवाहट बढ़ी थी, और इतनी ज़्यादा करवाहट बढ़ गई कि दोनों के, नीतीश कुमार जो यूजुअली पब्लिक डोमेन में बहुत ही विनम्र स्पीकर माने जाते हैं, वो लूज कर रहे थे अपना टेम्पर लूज कर रहे थे। दोनों में बहुत तलखी आ गई थी। लेकिन आपको याद होगा जब लालू यादव जेल से छूटने के बाद और थोड़ा सा ठीक होने के बाद जब पहली बार जब पटना गए, तो वहाँ पे एक चैनल खुला पहली बार। और कहीं ना कहीं उसके बाद, जैसे अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे, थोड़ा सा अभी तेजस्वी थोड़े से एक युवा जोश जो कहते हैं, तो उन्हें जो आसपास के लोगों ने समझाया कि अभी जोश ठीक बात है, अभी होश की भी ज़रूरत है।
अभी इस अलायंस से आरजेडी को क्या हासिल होगा? सत्ता और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहेंगे, इसमें बेनिफिशियरी कैसे हुए ये वही उसी जगह पे मैं आ रहा हूं कि एक तेजस्वी को एक संदेश दिया गया, उनको समझाया गया कि अभी आपके जो जोश में आपके होश की भी जरूरत है। आप अचानक चाहेंगे कि आज की तारीख में अकेले दम पर सब कुछ हासिल कर लें, वो आपने देख लिया। पूरी ताकत लगाने के बाद भी जो इलेक्शन में आप थोड़ा सा पीछे रह गए, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार को 2 चीजें क्लियर उनको लग गया था कि 24 के चुनाव में अगर बीजेपी के साथ रहते भी हैं तो उनको बीजेपी अधिक सीट नहीं देने वाली है, और 2025 में जो असेंबली इलेक्शन होगा वो वहां पे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं होंगे। 20 साल के बाद जो फैटिग है नीतीश के लिए, जो थकान है, ठीक है नीतीश के लिए नफरत नहीं है लेकिन नीतीश के लिए थकान है, और नीतीश को अब लोग मानते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, अब आपका छोड़ देना चाहिए। यहां पे आपने कहा क्या फॉर्मूला हुआ होगा? हाँ, मतलब रिटायरमेंट ले लीजिए या आप प्रमोशन ले लीजिए, आप दिल्ली की राजनीति चले जाइए, आप बिहार को फ्रेश चेहरा चाहिए। यही पे एक फॉर्मूला सामने आया है, और मैं जो इनसाइड स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे यह 4-6 महीने से बात चल रही थी, और इसमें नीतीश की पार्टी की ओर से पहल की गई। लेकिन आरजेडी का इस बार पहली शर्त ये थी कि हम आपकी बात पर भरोसा कैसे करें। आप तो 19 में भी आपने संकेत दिया था कि आम चुनाव से पहले हम आ सकते हैं। आप मतलब अगर आप कॉर्पोरेट की भाषा में बात करें तो आप अपना ऑफर लेटर स्ट्रांग करवा के आप दूसरी जगह बार्गेन करवा लेंगे। तो हम आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन पहले आपको छोड़ना होगा। आप बीजेपी गठबंधन छोड़िए, फिर आइए, फिर हम सरकार आपके साथ, आपको सीएम भी बनने रहने देंगे। तो इस बार देखा होगा, पहले नीतीश ने इस गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया, उसके बाद सारा कुछ हुआ। आगे का प्लान यह है, जो मुझे जानकारी मिल रही है, यहां पे एग्जिट रूट भी रेडी है। नीतीश को आप देखेंगे अगले 2 महीने के बाद पटना से अधिक वो दिल्ली में सक्रिय दिखेंगे। और अभी तक जो प्राइमरली इंफॉर्मेशन आई है, वो नीतीश कुमार 2024 में 2004 के बाद पहली बार आपको लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। वो राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे, और जैसे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे वो आरजेडी के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष अशोक जी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के आपको क्या मिला सिवाय बदनामी के? आप पूरे घटनाक्रम को देखें, तेजस्वी जी के जितने इशू होते थे, चाहे जातिगत जनगणना हो, नीतीश जी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री होते हुए बीजेपी के खिलाफ उन्होंने तेजस्वी जी का साथ है। महंगाई का मुद्दा हो, तेजस्वी जी के, नोटबंदी, तमाम मुद्दों पर नीतीश जी हमेशा तेजस्वी जी के राष्ट्रीय जनता दल के सिद्धांतों को सपोर्ट करते थे, सहयोग करते थे। तो एक तरह से माहौल बनने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो झूठा आडंबर था, जो कुछ दिख नहीं रहा था, सारा धराशायी हो रहा था। फार्मूला क्या है आप लोगों का? फार्मूला कोई अभी फार्मूला नहीं, अभी नीतीश जी को बना रहे हैं, नीतीश जी परिपक्व हैं और कोई फार्मूला एक बात नरेंद्र नाथ मिश्रा ने कही कि बहुत जल्दी नीतीश जी दिल्ली का रुख करेंगे और बिहार की गद्दी पर नहीं हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत नहीं है। पार्लियामेंट नीतीश जी को अगर विपक्ष के चेहरे बन सकते हैं, वो सबका है। आज हालात ये हैं ब्रजेश जी कि बिहार की 7 पार्टियां, बीजेपी अकेले हो गई, सारी की सारी नीतीश जी के साथ खड़ी हो गई हैं, तेजस्वी के साथ खड़ी हो। ये कितना बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए कि वो अकेली पड़ गई है। और के त्रिपाठी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, उधार की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार आपको कैसे, मतलब कैसे इसको कर पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप तो किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री हैं, वहां बीजेपी की कृपा पे थे, यहां तेजस्वी की कृपा पे हैं। त्रिपाठी जी देखिए, किसी की अनुकंपा पे माननीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता में 17 साल तक लगातार चीफ मिनिस्टर नहीं, ये बिहार के 14 करोड़ जनता का मैंडेट था। उन्होंने अपने काम, जो अच्छे काम किए जनता के लिए, उसके पक्ष में मैंडेट गया था। और भारतीय राजनीति में इतने समय तक लगातार कोई मुख्यमंत्री, और बिहार जैसे प्रदेश में, ब्रजेश जी ये आपको एक आईना दिखा रहा पूरे देश की राजनीति को कि जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ हमारी पार्टी
जीरो टॉलरेंस पे उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हो। जरा सभी जो अन्य दल के लोग हैं जरा अपने गुरेबान में झांक कर तो देखे, और नीतीश कुमार के ऊपर कोई दाग नहीं है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, मैं तो कह रहा हूं कि उधार की कुर्सी पर बैठे हैं नीतीश कुमार। मैं किसी को नहीं मानता हूं, किसी की अनुकंपा पे जो कहा जा रहा है कि वो भाजपा के अनुकंपा पे मुख्यमंत्री बने थे, ये गलत है। हमने नहीं कहा था भाजपा से कि वो पहले उनके नाम की घोषणा करें। वो भाजपा की मजबूरी क्या थी, क्या था उनकी चिंतन में, वो भाजपा के प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रीय तो आज मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने सबसे कट्टर राजनीतिक दुश्मन के दरवाजे चलकर जाना पड़ा ना, इसीलिए तो कह रहा हूं कि उधार की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार। ब्रजेश जी, जब भाजपा ने गठबंधन धर्म को तोड़ा है तब हमको यह फैसला लेना पड़ा। जब हम जान रहे कि हमारी पार्टी खतरे में जा रही है तो नीतीश कुमार तो परिपक्व राजनीतिज्ञ है देश के, और तो उन्होंने ये सोचा कि जब एक बार प्रयोग किया गया 2 विधानसभा के चुनाव में पासवान जी का, और दूसरी बार आरसीपी सिंह का जो एपिसोड हुआ, उससे जो कहीं न कहीं दरार आ गई। और अच्छा, एक बात चल पड़ी है कि 2024 के पहले उसको इस्तीफा हटेंगे और फिर तेजस्वी आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये फार्मूला है? नहीं, ये फार्मूला अभी कतई नहीं है। देखिए, सर्वमान्य नेता है, सभी दलों के नेताओं ने जो कहा है, आशीष दीक्षित समर्थन दिया है, खुले मन से समर्थन दिया है। धन्यवाद। कांग्रेस ने दिया है, AIM ने दिया है, सारे दलों ने, CPI, CPM, सभी दलों का समर्थन। मांझी जी ने भी दे दिया भाई आपको अनकंडीशनल। अब तो ये माननीय नीतीश कुमार को डिसाइड करना है कि वो क्या करें। ऑलराइट, दीक्षित जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए जरूरी है? के लिए हर वो शख्स जरूरी है जो लोकतंत्र को बचाना चाहता है, विजय जी, और इस भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह से छुटकारा दिलाना चाहता है। पूरे देश में सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम लोगों को भी जरूरत है ऐसे लोगों की जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए साथ आगे आ सके, क्योंकि ये 2024 की लड़ाई जो है, पर ये पूरी विचारधारा का शिफ्ट नहीं है कि जिन्होंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा हो आप उनके साथ खड़े हैं, यही तो अवसरवादिता होती है। देखिए, उनका मोह भंग हुआ वहां से। उन्होंने जो जिस साथ गए थे भारतीय जनता पार्टी के कि यहाँ विशेष राज्य का दर्जा देंगे, मोदी जी ने वो नहीं दिया। उन्होंने कहा बिहार के बेरोजगारों को नौकरी देंगे, वो भी नहीं दिया। तो भाई जो अलायंस को जनता ने सत्ता दी वो अलायंस टूट गया, फ्रेश मैंडेट में जाइए, चुनाव कराइए। ये क्या है कि आज इनके साथ है, कल उनके घर कूद गया दीवार फांद के। देखिए, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जब भारतीय जनता पार्टी अभी तोड़ के और खरीद के और फरोख्त करके जब सत्ता बना लेती तो बहुत वो भी गलत है। महाराष्ट्र में अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करोगे। वो तो गलत कर ही रहे हैं, आप क्यों गलत कर रहे हो? देखिए, देश की राजनीति बदल गई है। कब तक? देखिए, पूरी तरीके से लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग तैयार हैं, और ऐसे लोग थैंक यू दीक्षित जी, साथ में आएंगे। शुक्रिया। आसिम वकार, और हम लोग 24 में इन लोगों को बेनकाम करके खदेड़ने का काम करके गुजरात भेजने का काम करेंगे। थैंक यू आसिम वकार जी। ये सब कुछ हो रहा है किसके नाम पर? जनता के नाम पर। किसके लिए हो रहा है? डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। जनता परेशान है कि वोट तो इनको दिए थे, सरकार में ये कैसे आ गए। गजब है। अभी आपने एक सवाल पूछा था वरिष्ठ पत्रकार जी से जी कि तेजस्वी राजी क्यों हो गए। नीतीश तो पहले भी धोखा दे चुके हैं। नीतीश ऐसी स्थिति में थे कि अगर तेजस्वी इनके साथ ना आते तो नीतीश को तो आज नहीं कल ख़त्म ही होना था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही थी कि नीतीश को ख़त्म करने के चक्कर में बड़ा दुश्मन ताकतवर हो रहा था। जो मेन दुश्मन था भारतीय जनता पार्टी, वो ताकतवर हो जाती अगर नीतीश खत्म होते। तो नीतीश को तो खत्म ही होना था, चाहे यहां रहें चाहे वहां रहें, उनको सरेंडर होना ही होना था। तो एक अच्छा फैसला लिया कि नीतीश को अभी ना खत्म करके 1 साल बाद वो अपने आप खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन दुश्मन को ताकतवर होने से रोक दिया। क्या होता अगर ये फ्रेश मैंडेट के लिए जनता के बीच चले गए होते, चुनाव करा लेते तो? वो तो जनता जवाब देती, इसका मुझे मत फंसाइए आप। तो सर आप बेहतरीन पत्रकार हैं,
मैंने भी कुछ सीखा है आपसे। तो अरे मैं कौन सा सीखना है तो नीतीश कुमार से सीखो भैया। 45 लेके आदमी 30 मुख्यमंत्री, और जिस पार्टी चारा समर्थन ला रहा है भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ रिसर्च मटेरियल। नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा था, इस नई सरकार को मेरी बधाई, और मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत अच्छी है। और अभी बीजेपी वाले नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि मैंडेट तो मध्य प्रदेश में भी आपके खिलाफ था, 15 में भी खिलाफ था, और जब आपने इससे पहले नीतीश को आरजेडी तोड़कर अपने साथ ले लिया था तब भी आपके खिलाफ था। तो मैंडेट की बात आप मत कीजिए। ओके, जादौन जी बताइए भाई, वकार साहब के आरोप है जी। वकार साहब का काम ही आरोप लगाना है, लेकिन आप जिस तरह से बिहार की राजनीति 15 साल लालू प्रसाद यादव जी का जो अराजकता का माहौल देखा, रावण राज देखा, जंगल राज देखा, उससे 2005 में बिहार की जनता ने शांति और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को चुना, लेकिन उसके बाद लगातार वो चुनती आई मैंडेट को। इसलिए मैंडेट दिया कि वहाँ विकास चाहती है, शांति चाहती है। उस मैंडेट अब क्या करोगे आप लोग, जब आपको सत्ता से बेदखल कर दिया गया और अब आप अपोजिशन में आ गए, तो अब आप करोगे क्या? नहीं, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और वहाँ निश्चित 2025 में हम इस गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और आप विश्वास कीजिए, इस गठबंधन से जो 2.5 महीने में 2015 से आपका जो 2025 में गठबंधन होगा उसमें नीतीश कुमार होंगे नहीं होंगे, बिहार की उनके लिए जगह होगी? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये तय है कि हम 2025 में 40 सीटें जीते जाएंगे। उन्हें भी नहीं पता क्या करेंगे। ओके अरविंद, आप मुझे बताइए, जो बात मैंने नरेंद्र नाथ मिश्रा जी से पूछी थी, आपसे भी अरविंद वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि इस अलायंस से किसको क्या हासिल हुआ। जो बात अभी आसिम वकार ने कही, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट उन्होंने प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही बात है। बीजेपी को रोकने के लिए तेजस्वी ने ये एक मैच्योर्ड स्टेप लिया है, क्या ये सही है? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, बिल्कुल सच है। वसीम वकार साहब ने जो बातें कही है यही होना था, लेट लतीफ़ यही होना था। चूंकि नीतीश जी की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा नहीं रही है, समाजवादी मूवमेंट के वो लोग हैं, अंतत्व गत्वा यही निर्णय होना था, चाहे आज होता या 2 साल बाद होता। रही बात, ये सच है कि जेडीयू खत्म के कगार पे थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश जी को बना दिया था, लेकिन अंदर अंदर संगठन में पूरी तरीके से सेंध लगा दिया था। तेजस्वी क्या हासिल हुआ इसमें? तेजस्वी जी को फ्यूचर की पूरी पॉलिटिक्स हासिल हो गई। कैसे? देखिए, अभी फ्यूचर में मुख्यमंत्री के रूप में ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, और जो उन्होंने अपनी समझदारी का परिचय दिया है तेजस्वी जी ने, वो सब कुछ फ्यूचर के लिए भविष्य पूरे तरीके से क्यों तेजस्वी मना भी तो कर सकते हो गया। मना कर देते तो नया चुनाव कराना पड़ता। नहीं, देखिए, नया चुनाव होता, ये सच है। ये तो बीजेपी आज इकलौती है। उस समय सोचिए ना, बीजेपी 2015 के चुनाव में क्या हश्र हुआ भाई। रामविलास पासवान जी के साथ चुनाव लड़े आप, 154 सीट पे लड़े और 53 सीट पाए थे। आपका तो हश्र अब वही होगा ना। आप देखिए कि जेडीयू, ये सच है कि जेडीयू अब मजबूत हो जाएगी, संगठनात्मक रूप से भी और सरकार रूप से भी। आरजेडी मजबूत है ही, आरजेडी का संगठन भी मजबूत है, तभी सबसे ज्यादा वोट पाई ना। बिहार में सबसे ज्यादा सीट तो आने वाले वक्त में चुनौती किसके लिए बड़ी है? बीजेपी के लिए। देखिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इमीडिएट चैलेंज क्या है बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए तो 2024 भी चैलेंज हो गई ना अब, चूंकि कहीं ना कहीं नीतीश जी की जो साफ सुथरी छवि है, वो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से लेकर के पूरा उत्तर भारत कैंप में जिस तरीके से नीतीश जी की समझदारी है, इसके लिए तो बीजेपी के लिए चैलेंज है। अशोक सिंह जी, ये अलायंस चलेगा या फिर बस कुछ वक्त की बात है? अशोक सिंह जी, क्या ये अलायंस चलेगा या बस टेम्परेरी है? क्या, किससे अलायंस? आपका अलायंस चलेगा या फिर ये अस्थायी है, टेम्परेरी है? अब हमारे ख्याल से ये अलायंस बहुत मजबूती और दिल और दिमाग से जुड़ा हुआ अलायंस है, और ये अलायंस पिछले 1 सालों से लगातार धीरे धीरे उस रास्ते पे चल रहा था। दोनों की मानसिकता एक दूसरे को समझे हैं, और अब बिहार के लिए, बिहार के हित के लिए इन सबको एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करना है। निश्चित चलेगा और सफलता मिलेगी। त्रिपाठी जी, इस बार कसम खा रहे हो, साथ तो नहीं छोड़ोगे इनका? देखिए,
परिस्थिति जन्य है और हमारे गठबंधन को सभी अभी दलों भी ने ये समर्थन दिया गोलमोल है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सरकार पूरे समय तक चलेगी और आगे भी चलेगी। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब मेहमानों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा में आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।